अलीपुर जेल में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य खराब हो चला था। उनका वजन घटने लगा था। तब उन्हें वहां से हटाने का निश्चय किया गया। इस तरह एक बार फिर वो देहरादून जेल पहुंच गए। सन 1935 में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन होना था, पर वो नहीं हो सका। वर्ष के आरंभ से ही कांग्रेस के सदस्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने में व्यस्त हो गए थे। सरकार ने कांग्रेस से पाबंदी उठा ली थी। चुनावों में कांग्रेस की भारी विजय हुई। पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी लोकप्रियता सिद्ध कर दी। इस बीच 4 सितंबर 1935 को जवाहरलाल नेहरू को रिहा कर दिया गया। उनकी पत्नी कमला नेहरू का इलाज उस समय यूरोप में हो रहा था, इसलिए वो सीधे यूरोप चले गए। 28 दिसंबर 1935 को बंबई में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूर्योदय के साथ ही प्रभात फेरियां निकली। फिर 8 बजे झंडारोहण कार्यक्रम हुआ। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की सभा बंबई के उसी हॉल में आयोजित की गई थी जहां सन 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष पद से बोलते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जनता की स्वतंत्रता इस कांग्रेस का निश्चित उद्देश्य था, लेकिन तब स्वतंत्रता परिभाषा रहित शब्द था। अब उसने पूर्ण अर्थ पा लिया है। आज के दिन को हम स्मृति का और पूर्ण स्वराज्य लेने के अपने संकल्प दोहराने का दिन बनावें। फिर सन 1936 में 12 से 14 अप्रैल तक कांग्रेस का 51वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेहरू जी ने इस अवसर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं इस संबंध में निश्चित हूं कि संसार की तथा भारत की समस्याओं का समाधान केवल समाजवाद से ही हो सकता है। समाजवाद के मामले में हालांकि गांधी जी, नेहरू और जयप्रकाश नारायण में मतभेद था, फिर भी नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण एक दूसरे के काफी निकट थे। जयप्रकाश नारायण अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ से ही गांधी जी से प्रभावित थे। कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को जीवन में उतारा था। जब कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ तो जयप्रकाश नारायण उसके समर्थक बने। उनके अंदर पहले से ही समाजवादी चिंतन चल रहा था। आचार्य नरेंद्र देव के संपर्क में आने पर उनके इन विचारों को अधिक अभिव्यक्ति मिली। बिहार में जब आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर ही हुआ तो जयप्रकाश उस समय प्रमुख विचारकों में से थे। उन्हें इस पार्टी का संगठन मंत्री बनाया गया था। संगठन मंत्री के रूप में जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश का दौरा किया और सभी प्रमुख प्रांतों में पार्टी की शाखाएं स्थापित की। इसके बाद कांग्रेस समाजवादी दल का केंद्रीय कार्यालय बनारस में रखा गया। प्रधानमंत्री के रूप में जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ इस पार्टी का सफलतापूर्वक संचालन शुरू किया। अप्रैल 1935 में लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल समाप्त हुआ और उनकी जगह लॉर्ड लिनलिथ को भारत के वायसराय बनकर आए। लॉर्ड लिनलिथ को भारत से काफी परिचित थे। वो इससे पहले कृषि आयोग के अध्यक्ष बनकर आए थे और उन्होंने यहाँ की समस्याओं से परिचय प्राप्त किया था। इसी बीच इंडिया एक्ट 1935 लाया गया, जिसमें ब्रिटिश कालीन भारत को 11 प्रांतों में बांटा गया था। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, असम, सरहदी प्रांत, उड़ीसा और सिंध। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वराज्य की मांग तो नहीं स्वीकार की थी, पर शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी को स्वीकार किया गया था।
किंतु इस एक्ट का सबसे आपत्तिजनक अंश सांप्रदायिक बंटवारा था। इसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग को बढ़ावा मिला, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। अंग्रेज चाहते थे कि इस तरह फूट डालने से ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन अनेक मुस्लिम नेता कांग्रेस के साथ थे और वो देश में एकता बनाए रखना चाहते थे। इनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रमुख भूमिका थी। मौलाना आजाद का सार्वजनिक जीवन 1909 में उनके पिता की मृत्यु के बाद शुरू हो चुका था। तब वो अपने पिता की ही तरह लोगों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा दीक्षा देते थे। उसी दौरान मौलाना आजाद को लगा कि देश की राजनीतिक स्वाधीनता की लड़ाई में हिंदुस्तान के मुसलमानों को पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके लिए जनमत तैयार करना चाहिए और इसके लिए एक पत्रिका का होना बहुत जरूरी है। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने जून 1912 में कलकत्ते से अल हिलाल पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित किया। अल हिलाल बड़ी जल्दी लोकप्रिय हो गया और ब्रिटिश सरकार भी बेचैन हो उठी। सरकार ने 2000 रुपए की जमानत मांगी ताकि अल हिलाल की आवाज धीमी पड़ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अल हिलाल ने जनसाधारण में एक नई क्रांतिकारी हलचल पैदा कर दी। आखिर सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने अल हिलाल छापेखाने पर कब्जा कर लिया और प्रकाशन बंद हो गया। सन 1916 में मौलाना आजाद ने अल-बाग नाम से एक नया अखबार शुरू किया, पर ब्रिटिश हुकूमत ने उसे भी बंद करा दिया और मौलाना आजाद को कलकत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंबई में भी मौलाना आजाद के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। मजबूर होकर वो बिहार गए और रांची में रहने लगे। रांची में उन्हें सरकार ने नजरबंद कर दिया और 6 महीने तक वो कैद रहे। नजरबंदी के समय में मौलाना आजाद ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। गुबारे खातिर में उन्होंने अपने जीवन के संस्मरण लिखे। दूसरी पुस्तक कुरान शरीफ पर लिखी टिप्पणी थी, जो मौलाना आजाद की धार्मिक और दार्शनिक विद्वत्ता का परिचय देती है। सन 1920 में नजरबंदी से रिहा होने पर मौलाना आजाद कांग्रेस में आ गए। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह संदेश को देश के कोने-कोने में पहुंचाया। मौलाना आजाद भाषण कला में इतने निपुण थे कि उसके फलस्वरूप देश के शहरों और गांवों की मुस्लिम जनता के दिल में आजादी के प्रति जबरदस्त चेतना पैदा हुई। सन 1921 में अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ मौलाना आजाद को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1 साल की सजा दी गई, लेकिन उस वक्त अदालत में उन्होंने जो बयान दिया था वो आज भी उनके राष्ट्र प्रेम और विद्वता की मिसाल है। उन्होंने बयान के अंत में कहा था, मेरा यकीन है कि आजादी इंसान का खुदादाद हक है। गुलामी की जंजीरों के लिए चाहे जितने खूबसूरत अल्फाज दिए जाएं, फिर भी गुलामी तो गुलामी है और वो खुदा व कुदरत के कानून के खिलाफ है। अपने मुल्क को गुलामी से नजात दिलाना मेरा फर्ज है। सन 1923 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय उन्होंने कांग्रेस को संगठित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1930 में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी पर मौलाना आजाद को अध्यक्ष नामजद किया गया, पर कुछ ही समय में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मौलाना आजाद जहां गांधी जी के अनुयायी थे, वहीं उनकी राष्ट्रीयता खरे सोने की तरह जगमगाती थी। यही कारण था कि मुस्लिम लीग के लाख प्रलोभनों के बावजूद भी वो अपने राष्ट्रीय विचारों को छोड़ नहीं सके। सन 1937 के चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई और मुस्लिम लीग को विशेष सफलता नहीं मिली। हालांकि मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था होने का दावा नहीं कर सकती थी, पर उसके कट्टर नेता पीछे हटने वाले नहीं थे। इन नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख थे, जो ये कहते थे
कि भारत में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले में जिन्ना साहब से मुलाकात की और लीग के साथ समझौता करने का प्रयत्न किया, पर उससे कोई नतीजा नहीं निकला। इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी तेजी से बदल रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। इधर जापान ने चीन पर हमला कर दिया था, उधर एबिसिनिया और स्पेन में युद्ध जारी था। भारतीयों की सहानुभूति प्रगतिशील शक्तियों के साथ थी, इसलिए कलकत्ते में कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जापानी हमले की निंदा की गई। 19 जनवरी 1938 को बारदोली के निकट हरिपुरा ग्राम में सुभाष चंद्र बोस के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस कुछ ही दिन पहले जेल से छूटे थे। उन्होंने अपने भाषण में चेतावनी दी कि विश्व युद्ध का खतरा नजदीक ही है। सुभाष चंद्र बोस अब तक एक स्वतंत्र और साहसी नेता के रूप में उभर कर आ चुके थे। नवयुवकों, मजदूरों और किसानों ने हृदय से उन्हें अपना नेता मान लिया था। यही कारण था कि कांग्रेस की सदस्यता में भी 9 गुनी वृद्धि हुई। सुभाष चंद्र बोस ने भरसक प्रयत्न किया कि जिन्ना साहब से सुलह हो जाए और सारा राष्ट्र एक हो जाए। उन्होंने जिन्ना को विश्वास दिलाया कि वो मुसलमानों के हितों के प्रति उसी प्रकार सजग और सावधान है जिस तरह दूसरों के लिए। कांग्रेस हिंदुओं का नहीं, सारे देश का विचार मंच है। लेकिन जिन्ना ने अनेक झूठे दावों और आरोपों द्वारा यही सिद्ध किया कि कांग्रेस हिंदुओं की और मुस्लिम लीग मुसलमानों की संस्था है। सुभाष चंद्र बोस के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी जिन्ना अपने इरादों से टस से मस नहीं हुए। जब सुभाष चंद्र बोस चटगांव के दौरे पर गए तो मुस्लिम लीग के समर्थकों ने उन पर पथराव किया। उन्हें मामूली चोटें आईं। फिर भी उन्होंने जनता से यही अपील की कि वो धैर्य और आत्मसंयम का परिचय दें। घृणा को इसी तरह दूर किया जा सकता है, किंतु इसके उत्तर में मुस्लिम लीग ने घृणा और भेदभाव की दीवार ही खड़ी की। सन 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो सका और सुभाष चंद्र बोस तथा पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। पट्टाभी सीतारामैया ने विद्यार्थी जीवन से ही उच्च आदर्शों का पालन किया और राष्ट्रीयता के गुणों को अपनाया। सन 1907 में बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बारे में भाषण दिया तो उससे कांग्रेस के सभी नेता बहुत प्रभावित हुए। फिर वो कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में भाग लेने लगे। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करने में पट्टाभी सीतारामैया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी वो बराबर प्रयत्न करते रहे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के सर्वप्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। 1935 में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कांग्रेस के इतिहास का महान ग्रंथ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को भेंट किया। उस ग्रंथ के प्रकाशित होने पर न केवल 10,000 प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं, बल्कि हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ। सन 1939 की त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को 1,376 मत मिले, जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1,575 मत मिले। पट्टाभी हार गए और सुभाष जीत गए। इस समय हालांकि गांधी जी कांग्रेस से अलग थे, लेकिन उस पर अपना प्रभाव वो बराबर बनाए हुए थे। यही कारण था कि पट्टाभी की हार पर उन्होंने कहा था, ये पटावी की नहीं, मेरी हार है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष बोस को तेज बुखार था। उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया था और अधिवेशन की कार्रवाई इसी तरह चलाई गई। किंतु अधिवेशन में सुभाष समर्थक और गांधी समर्थक दल खुलकर सामने आ गए। सुभाष बोस की जय के नारे लगे। इससे गांधी समर्थक दल को बड़ी निराशा हुई।
गांधी जी ने पट्टाभी की हार से यहां तक कह दिया, कांग्रेस अब भ्रष्ट संगठन हो गया है। अब मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस के लोग उन सिद्धांतों और नीतियों को नहीं मानते हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं। कार्यकारिणी के 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने मतभेद दूर करने और स्थिति स्पष्ट करने के इरादे से गांधी, जवाहर, कृपलानी आदि अनेक नेताओं को पत्र लिखे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही एक नया दल बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने स्पष्ट कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक गांधी जी के व्यक्तित्व और अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांत को पूरा सम्मान देता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मौजूदा हाई कमांड कांग्रेस जनों को तानाशाही के तरीके से संचालित करें। इस प्रकार फॉरवर्ड ब्लॉक बड़ी तेजी से काम करने लगा, किंतु कांग्रेस में एक बार फिर टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो गईं।